हेलो एवरीवन। बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण, इसके पार्ट 2 यानी भाग संख्या 2 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय के भाग 1 में हमने पेज नंबर 74 से लेकर पेज नंबर 79 तक हल कर लिया है और आज के इस सेशन में हम पेज नंबर 79 से ही शुरू करते हुए पेज नंबर 84 तक के तथ्यों को समझेंगे और दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी जानने का प्रयास करेंगे। हमने आंकड़ों का संग्रहण करना और उनको संगठित करना सीख लिया है। आज हम जानेंगे चित्रलेख के बारे में, जिसे पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। जब हम किसी डेटा को, आंकड़ों को चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो वही पिक्टोग्राफ कहलाता है। चित्रलेख बिना कोई संख्या लिखे आंकड़ों को दर्शाने की चित्रीय और सुझावित विधि है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। आपने पिछली कक्षाओं में इस तरह के चित्र देखे होंगे। यहाँ पे जो सिंबल या प्रतीक दिया गया है, इसका अर्थ है कि एक प्रतीक बराबर एक विद्यार्थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 4 विद्यार्थियों के पास अपना स्वयं का कार है, निजी कार है, और 5 विद्यार्थी जो है वो सार्वजनिक बस का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। और कुल मिलाकर यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विद्यार्थी हैं जो विद्यालय वाला बस इस्तेमाल करते हैं। 3 विद्यार्थी साइकिल से आना जाना करते हैं और वहीं पैदल चलने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 4 और 3 7 है। यह चित्र आपको विद्यार्थियों द्वारा यात्रा के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों को एक ही दृष्टि में समझने में सहायता करेगा। इस चित्र के आधार पर अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे है, यात्रा का कौन सा साधन सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, यात्रा का कौन सा साधन सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो है विद्यार्थियों की संख्या विद्यालयी बस में है ना। तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो विद्यार्थी हैं वो विद्यालयी बस द्वारा आना जाना करते हैं। और वहीं अगला प्रश्न सबसे कम का है, तो सबसे कम यहाँ पे साइकिल के लिए है। देख लीजिए, अब 3 ही विद्यार्थी है यहाँ पे, तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं विद्यालयी बस। दूसरा प्रश्न है, यात्रा का कौन सा साधन सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साइकिल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चित्रलेख आंकड़ों को वस्तुओं के चित्रों द्वारा दर्शाता है। इससे आंकड़ों के विषय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक ही दृष्टि में देने में सहायता मिलती है। दिए गए चित्रलेख में एक इकाई या प्रतीक, जिसे अंग्रेजी में सिंबल कहेंगे, इस तरह का आप स्माइली के रूप में यहाँ पे प्रतीक दिया गया था, का प्रयोग एक विद्यार्थी को दर्शाने में किया गया। ऐसे चित्रलेख भी होते हैं जहाँ एक इकाई या प्रतीक अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाते हैं। कहीं कहीं पे आप एक स्माइली बराबर 10 बच्चे भी लिख सकते हैं, अगर बच्चों की संख्या अधिक हो, है ना। बहुत ज़्यादा हो तो एक स्माइली बराबर 100 भी दिखा सकते हैं। इसके लिए आगे एक उदाहरण दिया गया है। नंद किशोर ने बेरसिया में अपने मिडिल स्कूल के बच्चों से वे कितनी बार रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं, यहाँ पे होगा 9 घंटे सोते हैं, प्रश्न के उत्तर एकत्रित किए। उसने इन आंकड़ों का एक चित्रलेख तैयार किया। यहाँ पे होगा 9 घंटे। तो प्रतिक्रिया है, जो बच्चे सदैव 9 घंटे सोते हैं, और यहाँ पे एक त्रिभुज का प्रतीक लिया गया है, और इस प्रतीक का मतलब है, एक प्रतीक का मतलब है 10 बच्चे। तो सदैव 9 घंटे सोने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 10, 20, 30, 40, 50 बच्चे हैं। कभी कभी 9 घंटे सोने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 10, 20 और ये आधा है, यानी कि 10 का आधा 5 होगा, 25 बच्चे हो गए ये। और कभी कभी 9 घंटे सोने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 10, 20, 30, 40, क्योंकि एक त्रिभुज यहाँ पे 10 बच्चों को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आधा त्रिभुज जो है वो 5 बच्चों की संख्या बताएगा। आगे इस पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं।
और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उपरोक्त चित्रलेख के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हालांकि इसका उत्तर भी बता दिया गया है, नीचे में हल दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला है, उन बच्चों की संख्या क्या है जो सदैव रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं। तो इसकी संख्या हम सदैव जो 9 घंटे सोने वाले हैं यहाँ पे हो जाएगा, चूँकि 5 बार ये त्रिभुज बना है तो 5 गुने 10, क्योंकि एक त्रिभुज बराबर 10 बच्चे होते हैं, तो ये 50 हो जाएगा। क्योंकि एक त्रिभुज बराबर 10 बच्चे हैं तो यहाँ पे 5 त्रिभुज यानी कि 5 गुने 10 बराबर 50 बच्चे होंगे। तो इसका हल देखिए नीचे दिया गया है। सारणी में सदैव के सम्मुख 5 चित्र त्रिभुज के हैं। प्रत्येक चित्र 10 बच्चों को दर्शाता है, अतः 5 चित्र प्रदर्शित करते हैं। 5 गुने 10 बराबर 50 बच्चे। दूसरा प्रश्न है, कितने विद्यार्थी कभी कभी ही रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं। तो कभी कभी वाले में आप देखेंगे कि 10-10 करके 2 हो गया 20 और ये आधा 5, 25 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आप नीचे देख सकते हैं। कभी कभी के सम्मुख 2 पूर्ण चित्र है, यानी कि 2 गुने 10 बराबर 20, और एक आधा चित्र। तो 10 का आधा क्या होता है, 5 होता है। अतः केवल कभी कभी न्यूनतम 9 घंटे सोने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है 20 + 5 बराबर 25 है। और वहीं तीसरे नंबर पे देखिए, कितने बच्चे सदैव रात्रि में 9 घंटे से कम सोते हैं। स्पष्ट कीजिए कि आपने किस प्रकार उत्तर प्राप्त किया था। और यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, कभी नहीं, यानी कि जो बच्चे कभी भी 9 घंटे नहीं सोते हैं उनकी संख्या यहाँ पे 10, 20, 30, 40 है। 4 गुने 10 यानी कि 40 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी नहीं के सम्मुख 4 पूर्ण चित्र हैं, अतः 4 गुने 10 बराबर 40 विद्यार्थी कभी भी रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे नहीं सोते हैं, अर्थात वे सदैव 9 घंटे से कम सोते हैं। और आगे हम जानेंगे कि चित्रलेख हम किस प्रकार खींच सकते हैं, किस प्रकार जो है चित्रलेख बना सकते हैं। एक दिन लखन पाल ने इन आंकड़ों को संग्रहित किया कि प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे। उसने डेटा जो है कलेक्ट किया। तो यहाँ पे ऊपर में आप देख पा रहे हैं कक्षा है 1 से लेकर 8वीं क्लास तक, और कितने विद्यार्थी उस दिन अनुपस्थित थे। पहला में 3 बच्चा, दूसरा क्लास में 5 बच्चे अनुपस्थित थे, तीसरा में 4, चौथा में 2, पाँचवा में 0, यानी 5वां क्लास के सभी बच्चे उपस्थित थे। छठा में 1 बच्चा अनुपस्थित, 7वां में 5 और 8वां में 7 बच्चे अनुपस्थित हैं। यहाँ पे अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, अतः उसने इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक चित्रलेख बनाया और उसमें एक विद्यार्थी को इस स्माइली के प्रतीक से जो है दर्शाने का निर्णय लिया। यहाँ पे एक स्माइली बराबर एक ही विद्यार्थी है, अतः उसने इस प्रकार एक चित्रलेख बनाया। अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे कक्षा दिखाया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। तो पहला क्लास में कुल मिला के 3 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो यहाँ पे 3 स्माइली बना दिया गया, क्योंकि एक का मतलब एक ही है, एक स्माइली का मतलब एक ही विद्यार्थी है। दूसरा क्लास में आप देख सकते हैं 5 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तीसरा में 4, चौथा में 2 और 5वां में कोई भी अनुपस्थित नहीं है, तो यहाँ पे कोई चित्रलेख नहीं दिखाई दे रहा आपको। छठा में 1 बच्चा अनुपस्थित है। इसी प्रकार 7वां में 5 और 8वां में जो है 7 बच्चे अनुपस्थित हैं। इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि किस कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो आप बता दीजिएगा 8वां क्लास, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है। और सबसे कम विद्यार्थी किस क्लास में अनुपस्थित हैं, तो 5वां क्लास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी बच्चा अनुपस्थित नहीं है। आगे है, इसी समय उसके मित्रों जरीना और संगीता ने उन विद्यार्थियों के आंकड़े संग्रहित किए जो प्रत्येक कक्षा में उपस्थित थे। ऊपर जो था अनुपस्थित का डेटा था, यहाँ पे है कि पहला क्लास में कितने जो विद्यार्थी हैं वो आए थे उस दिन प्रेजेंट थे, तो 30, दूसरा में 35, तीसरा में 20, चौथा में 25, 5वां क्लास में जो है 30 विद्यार्थी उपस्थित थे, छठा में 25, 7वां में 30 और 8वां में 20 विद्यार्थी जो है उपस्थित थे। तो आगे यहाँ पे प्रश्न है कि यदि वे इन आंकड़ों को चित्रलेख के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं तो क्या वे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अब भी एक प्रतीक का प्रयोग करेंगे, यानी कि एक स्माइली बराबर एक ही विद्यार्थी का प्रयोग करेंगे, जैसा कि लखन पाल ने किया था। यदि हाँ, तो उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
देखिए वहाँ पे अधिकतम जो संख्या थी विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की वो 7 थी। यहाँ पे देखिए कितने अधिक विद्यार्थी हैं। यहाँ पे अगर एक स्माइली द्वारा एक विद्यार्थी को दिखाना होगा तो आपको बहुत ज़्यादा स्माइली बनाना पड़ेगा। 30-30 एक लाइन में बनाना पड़ सकता है, 35 बनाना पड़ सकता है। शायद कागज़ में उतना जगह नहीं रहे कॉपी में, है ना। इसलिए हम यहाँ पे जो है प्रतीक जो है 1 बराबर 10 या 5 मान के चलेंगे ताकि हम आसानी से उसे दिखा सकते हैं। ज़रीना ने यहाँ पे क्या किया है, इस समस्या से निपटने के लिए एक योजना बनाई। क्योंकि यहाँ अनेक विद्यार्थी हैं इसलिए उसने एक स्माइली बराबर 5 विद्यार्थियों को दर्शाने का निर्णय लिया। उसने इसकी आकृति बनाई जिससे समय और स्थान दोनों की बचत हुई। अब यहाँ पे एक स्माइली बराबर 5 विद्यार्थी है तो कक्षा 5 में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो ऐसे गिनना होगा आपको। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30। काफ़ी आसान हो गया। इसी तरह से कक्षा 2 में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 गुने 5, 7 बचे 35 विद्यार्थी। और कक्षा 3 में आप डायरेक्ट इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं 5, 10, 15, 20 उपस्थित। कक्षा 4 में जो है 5 स्माइली गुने 5 मतलब 25 विद्यार्थी उपस्थित हैं। और कक्षा 5 में जो है 6 स्माइली है, 6 गुने 5 यानी कि 30 विद्यार्थी हैं। कक्षा 6 में अगर बात करें तो यहाँ पे भी 5 है यानी कि 5 गुने 5 25 विद्यार्थी उपस्थित हैं। 7वां क्लास में यहाँ पे 6 गुने 5 यानी कि 30 विद्यार्थी हैं। और 8वां क्लास में 4 गुने 5 यानी कि 20 विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो काफ़ी आसानी से ज़रीना ने जो है इसे बनाया। संगीता ने इसे दिखाने के लिए एक स्माइली बराबर 10 विद्यार्थियों को लिया है। इसलिए उसे चित्रलेख में 25 विद्यार्थी और 35 विद्यार्थियों को दर्शाने में समस्या हुई। क्योंकि एक स्माइली बराबर अगर 10 है तो 2 में 20 हो जाएगा, 3 में 30 हो जाएगा, 4 में 40 हो जाएगा। तो 25, 35 इन सब विद्यार्थियों की संख्या दिखाने के लिए थोड़ा परेशानी तो होगी। क्योंकि आपने एक स्माइली बराबर 10 लिया है तो आधा स्माइली अगर आप कर देंगे तो वो 5 विद्यार्थियों की संख्या को दिखाएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्लास में जो है कुल मिला के 10, 20, 30 विद्यार्थी उपस्थित हैं। दूसरा क्लास में 10, 20, 30 और ये आधा है तो इसे 5 लेना होगा, 35 विद्यार्थी हो गए। तीसरा क्लास में 10, 10, 20। चौथा क्लास में 10, 20 और 5 25 विद्यार्थी हो गए। पाँचवा में 10, 20, 30 विद्यार्थी हो गए। छठा में 10, 20 और आधा यानी कि 5 25 विद्यार्थी हो गए। सातवां क्लास में 10, 20, 30 विद्यार्थी उपस्थित हैं। और वहीं 8वां क्लास में 10, 10, 20 विद्यार्थी उपस्थित हैं। यहाँ पे संगीता ने एक प्रतीक द्वारा 10 विद्यार्थियों की संख्या ली थी तो आधा स्माइली का मतलब होगा 5 विद्यार्थी। आगे एक प्रश्न है कि यदि कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 33 या 27 हो तो ऐसा चित्रलेख तैयार करते समय क्या चुनौतियां हो सकती हैं। देखिए अगर 27 या 33 जैसा आंकड़ा हो तो इसे इस प्रकार से प्रस्तुत करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अधिक से अधिक आप इसमें 5 को दिखाने के लिए आधा कर सकते हैं। लेकिन इस केस में जब हमें 33 दिखाना होगा तो 3 हम पूरा बनाएंगे। अगर आधा भी लेते हैं तो 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसी तरह से 27 को भी दिखाने के लिए 3 लेते हैं तो 30 हो जाएगा। और 2 लेते हैं और आधा लेते हैं तो 25 हो जाएगा। 27 दिखाना मुश्किल है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, या तो एक स्माइली बराबर 1 विद्यार्थी ही दिखाना पड़ेगा। इस केस में हमें एक स्माइली बराबर 1 विद्यार्थी को ही दिखाना पड़ सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में कि यदि कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 33 या 27 हो तो एक ऐसा चित्रलेख तैयार करते समय क्या चुनौतियां हो सकती हैं, इसके उत्तर में हम लिखेंगे ऐसी स्थिति में ऐसा स्केल उपयोग में लाना संभव नहीं होगा, जैसे 10, 5 इत्यादि। इस स्थिति में एक प्रतीक या सिंबल बराबर 1 इकाई ही लेना होगा।
और अब पेज नंबर 83 में चित्रलेख को और अच्छे से समझने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। चित्रलेख यानी कि पिक्टोग्राफ आंकड़ों को दर्शाने की सुंदर, चित्रीय और सुझावित विधि है। यह आंकड़ों को वस्तुओं के चित्रों द्वारा दर्शाते हैं। चित्रलेख प्रश्नों के उत्तर देने और आंकड़ों के विषय में तुरंत निष्कर्ष निकालने में सहायता करते हैं। दिए गए उदाहरणों में मनपसंद खेलों, मनपसंद रंगों, परिवहन के सबसे आम साधनों, अनुपस्थित छात्रों इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाए। चित्रलेखों को पढ़कर हम विभिन्न वर्गों की बारंबारता और उनकी तुलना को तुरंत समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट, हॉकी आदि। और आगे है कि चित्रलेख में वर्गों को क्षैतिज, जो इस तरह से दिखाने के लिए होता है, अथवा ऊर्ध्वाधर यानी कि इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर रख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए उस वर्ग की बारंबारता के अनुसार निर्दिष्ट स्तंभों या पंक्तियों में सरल चित्र और प्रतीक बनाए जाते हैं। बारंबारता का मतलब होता है कि कोई जो डेटा है, जो आंकड़ा है, किसके लिए कितना है। जैसे 5वां क्लास में कितना विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, छठा में कितना अनुपस्थित है, ये सब क्या कहलाता है? बारंबारता कहलाता है। जो आंकड़ा होता है आपके पास, तो उनको हम सरल चित्र या प्रतीक बना करके दिखा सकते हैं। उनको दिखाने के लिए हम ऊर्ध्वाधर भी दिखा सकते हैं, उनको दिखाने के लिए हम क्षैतिज रूप से भी रख सकते हैं। एक पैमाना या कुंजी, उदाहरण के लिए एक स्माइली जो है एक विद्यार्थी अथवा एक स्माइली जो है 5 विद्यार्थी को यह दर्शाने के लिए जोड़ते हैं कि प्रत्येक चिन्ह या चित्र क्या प्रदर्शित करता है। प्रत्येक चिन्ह या चित्र एक या अधिक इकाई को प्रदर्शित कर सकता है। एक ऐसे चित्रलेख को बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिसके आंकड़ों की मात्रा अधिक है या उसकी बारंबारता पैमाने के ठीक गुणज ना हो, जैसे कि 27 और 33 के केस में हमने देखा था। और गुणज का मतलब हुआ कि मान लिया जाए कि पैमाना आपने 5 लिया और आंकड़े जो है 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से, तो आप काफ़ी आसानी से दिखा सकते हैं, है ना। या फिर आपने पैमाना एक स्माइली बराबर अगर 10 लिया और आंकड़े हैं 10, 20, 40, 50 ऐसा, तो काफ़ी आसानी से दिखा सकते हैं। वहीं अगर बीच में कोई 27, 23, 26, 28 जैसा आंकड़ा आ जाए तो हमें परेशानी हो सकती है। और आगे है, आइए पता लगाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, दिया गया चित्रलेख मिडिल स्कूल गिन्नौरी के पुस्तकालय से एक सप्ताह में विद्यार्थियों द्वारा ऋण ली गई पुस्तकों की संख्याओं को दर्शाता है। तो यहाँ पे दिन दिए गए हैं सप्ताह के और यहाँ पे पुस्तकों की संख्या। और यहाँ पे ये जो चित्रलेख है, यहाँ पे एक ही पुस्तक को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि सोमवार को कुल मिलाकर 5 विद्यार्थियों ने जो है पुस्तकें ऋण ली हैं। मंगलवार को 4 विद्यार्थियों ने, बुधवार को 2, बृहस्पतिवार को किसी भी विद्यार्थी ने कोई ऋण नहीं लिया है, शुक्रवार को 5 विद्यार्थियों ने और शनिवार को कुल मिलाकर 8 विद्यार्थियों ने ऋण लिया है। अगर इसमें प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन सा दिन में लिया है ऋण बच्चों ने, तो आप बता सकते हैं शनिवार को। और सबसे कम कौन सा दिन लिया है, तो बृहस्पतिवार को, इस दिन लिया ही नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न आ चुका है ए नंबर में, किस दिन न्यूनतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं बृहस्पतिवार। दूसरा प्रश्न है, सप्ताह के दौरान कुल कितनी पुस्तकें ऋण ली गईं। तो इसके लिए हम इसे फिर से देखेंगे। सोमवार को कुल मिलाकर 5 है, मंगलवार को 4, बुधवार को 2, बृहस्पतिवार को कुछ नहीं है, शुक्रवार को जो है 5 है और शनिवार को 8 है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11, 5, 16 और 8 कितना हो गया, 24। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे 24 पुस्तकें पूरे सप्ताह में सब मिलाकर। तीसरा प्रश्न है, किस दिन अधिकतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गईं, इसका संभव कारण क्या हो सकता है। तो हमने देखा था कि शनिवार को सबसे अधिक 8 पुस्तकें ऋण ली गईं। इसका संभावित कारण ये हो सकता है कि अगला दिन जो है वो संडे है, रविवार है, इसलिए विद्यार्थियों ने जो है पुस्तकें ले ली हैं ज़्यादा, इसलिए विद्यार्थियों ने पुस्तकें ली हैं सो दैट कि वो छुट्टी में पढ़ सकें घर में। तो आप उत्तर यहाँ पे नोट कर सकते हैं, किस दिन अधिकतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गईं, इसका संभव कारण क्या हो सकता है।
तो जवाब है शनिवार। अगला दिन रविवार यानी छुट्टी का दिन है इसलिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, मगन भाई जामनगर में पतंगे बेचते हैं। निकटवर्ती गांव से 6 दुकानदार उनसे पतंगे खरीदने आते हैं। इन 6 दुकानदारों को उनके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्याएं नीचे दी हुई हैं। चमन जो है 250 पतंगे ले जाती हैं, रानी 300, रुखसाना 100 पतंगे लेती हैं, जसमीत 450, जेठालाल 250 और पूनम बेन जो है 700 पुस्तकें खरीदती हैं। एक चित्रलेख तैयार कीजिए जिसमें प्रत्येक पतंग इस चिन्ह से, पतंग के चिन्ह से 100 पतंगों को दर्शाया गया हो। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम चित्रलेख बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने दुकानदारों के नाम लिख लिए हैं और यहाँ पे बेची गई पतंगों की संख्या, जिसमें एक संकेत जो है पतंग का ये दिखाता है कि एक संकेत जो पतंग का दिया गया है वो 100 पतंगों के बराबर है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि चमन जो है कुल मिलाकर 100 और फिर 100 200 और यहाँ पे आधा पतंग यानी कि 50 250 पतंगें ये लेती हैं। रानी जो है 100 200 300 पतंगे लेती हैं। रुखसाना केवल 100 पतंग एक ही है। और उसके बाद जसमीत जो है देखिए आप 100 200 300 400 और आधा यानी कि 50 450 पतंगे। जेठालाल 100 200 और फिर 50, जेठालाल जो है 100 200 और 50 यानी कि 250 पतंगे। और इसी प्रकार जो है पूनम बेन 1 2 3 4 5 6 7 गुने 100 यानी कि 700 पतंगे लेती हैं। तो इस प्रकार आपको चित्रलेख बना करके इसे प्रदर्शित करना था, इसे हमने बना लिया है। अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को कितने प्रतीक दर्शाएंगे। रानी यहाँ पे चूंकि 300 पतंगे लेती हैं और एक प्रतीक 100 के बराबर है, तो यहाँ पे 3 प्रतीक उसे बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। दूसरा क्वेश्चन है, किसने अधिकतम संख्या में पतंगें खरीदी। तो सबसे जो अधिक संख्या है वो है 700 और वो है पूनम बेन। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूनम बेन। तीसरा प्रश्न है, जसमीत और चमन में से किसने अधिक पतंगें खरीदी। तो जसमीत का आप देखिएगा 450 है और चमन का 250 है, तो जसमीत ने ज़्यादा खरीदा है यहाँ पे, तो इसका उत्तर हो जाएगा जसमीत। अंतिम प्रश्न है, रुखसाना कहती है कि पूनम बेन ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की संख्या के दुगने से अधिक पतंगें खरीदी हैं, क्या वह सही है, क्यों। तो सबसे पहले आप रानी का देखिए, रानी 300 खरीदती है और पूनम बेन जो है वो 700 पतंगे खरीदती है। तो 300 का अगर डबल आप कर देंगे तो भी 600 आता है ना। ये किसका है, रानी का, ठीक है। और पूनम का जो है वो 700 पतंग है, तो इसका जब रानी का डबल भी कर दिया गया तो भी 600 पे ही रुक गया। और पूनम ने जो है 700 खरीदे हैं, तो इसके दुगने से भी अधिक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, हाँ, क्योंकि 700 जो है वो बड़ा है 300 गुने 2 से, 700 बड़ा है 300 गुने 2 से। तो आई होप कि मैं इसे आपको समझा पाया। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।